Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल फेनोमेना को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट 7 नेचुरल रिसोर्सेज का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का इस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, वो हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है इस पूरी बुक का, यानी कि हमारी बुक एक चैप्टर के बाद कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अभी तक हम लोग जो 16 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपने उसको जरूर पढ़ लिया होगा और आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज और टेस्ट भी अटेम्प्ट भी कर लिए होंगे। नहीं अटेम्प्ट किए हैं और नहीं आपने किया है तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर आप क्लिक कीजिए। मैंने उस चैप्टर वहां पे आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज डाली है मैंने, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए मैं डालती रहती हूँ, तो आप उसको भी जरूर देखिए। और अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल फेनोमेना। देखिए, मेरा ये चैप्टर था बहुत ही इजी था और साथ साथ छोटा सा चैप्टर था, तो मेरा ख्याल था कि मैं इसको जो है, ख्याल है था क्या है ही कि मैं इसको एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूं। तो हम इसका कोई भी पार्ट नहीं बनाएंगे, ये एक ही वीडियो में आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है कि ये इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा 1 आवर प्लस हो जाए, लेकिन ज्यादा मैं इसको लंबा करने वाली नहीं हूँ। आपको इस चैप्टर के एक ही वीडियो में आपको जो है पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए 1 शॉट है ये, ठीक है। शॉर्ट तो मैं आपको पढ़ाने वाली नहीं हूँ, पूरी डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि आपकी एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, चैप्टर के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन, के ह्यूमन का इंटरवेंशन किसे कहते हैं। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी चीज में हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप हिंदी में वो हो गया, मतलब ये है कि किसी चीज में उंगली करना या किसी चीज में अपनी टांग अड़ाना, जिसे कहते हैं ना। तो नेचुरल फेनोमेना में जो ह्यूमन इंटरवेंशन करता है, या जिसे कहते हैं हस्तक्षेप करता है, तो वो उसके लिए कितना यूजफुल है और कितना वो उसके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो भाई, जब हमारे लिए नेचर ने इतनी बड़ी वर्ल्ड बनाई है, ठीक है भाई, पूरी वर्ल्ड है, तो हमारे लिए हमें नेचर ने बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड की। हमें सोलर एनर्जी यानी सन प्रोवाइड किया, हमें हीट प्रोवाइड किया, हमें वाटर प्रोवाइड किया, हमें सॉइल प्रोवाइड किया, हमें और भी इतने सॉइल के अंदर इतने सारे मिनरल्स दिए। मतलब नेचर ने हमारे लिए पूरे वर्ल्ड जो है वो हमारे लिए बनाई। अब हमारे क्या कर्तव्य बनता है कि हम उन चीजों को यूज करें, राइट। हम उनको यूज करते हैं, तो जब हम उनको बैलेंस वे में यूज करें, हम उनका उतना ही यूज करें जितना कि नेचर हमसे चाहती है, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा और हम उसको लॉन्ग टाइम तक के हम उसको यूज कर सकते हैं। बट जब हम लोग उसका एक्स्ट्रा यूज करने लग जाएं, जब हम नेचर से नेचर के अगेंस्ट जाने लगे, है ना, और हम जो है एक्स्ट्रा यूज करें उसका, और नेचर को जो है एकदम खराब करके रख दें, डिस्ट्रॉय करके रख दें, तो उस वक्त हमारे लिए वो क्या नुकसान पैदा करता है, क्या नुकसानदेह होता है वो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। इवन के हमारे एक एक ऑर्गेनिज्म जो इस वर्ल्ड में, जो इस पूरी दुनिया में जो एक एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो माइक्रो से लेकर के मैक्रो तक के, उन सभी के लिए कितना वो नुकसानदेह है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ओके, सो यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे डेफोरेस्टेशन के बारे में। तो हम देखिए, इस चैप्टर में ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल फेनोमेना में हम लोग ज्यादातर नुकसान के बारे में पढ़ेंगे, फायदे के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई हमें जो नेचर ने चीज प्रोवाइड की है वो हम उसका कैसे कैसे यूज करते हैं और कैसे वो हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग उसके नुकसान के भी बारे में पढ़ेंगे कि जब हम उन्हीं यूज को हम एक्स्ट्रा यूज करने लग जाते हैं तो उस वक्त वो हमारे लिए क्या हो जाता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमारा जो हमारा टॉपिक होगा वो डेफोरेस्टेशन के बारे में होगा, एंड सेकंड जो होगा वो हमारा होगा ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कि भाई जब हम फॉसिल फ्यूल्स को ओवर एक्सट्रैक्ट करने लग जाते हैं, जब हम उसको एक्स्ट्रा उसको जो है यूज करने लगते हैं, ज्यादा हम निकालने लग जाते हैं, तो उस वक्त वो हमारे अपने लिए वो क्या नुकसानदेह हो जाती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, अवर अर्थ इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। सही बात है, जो हमारी अर्थ है पूरी की पूरी, इवन के पूरा हमारी वर्ल्ड जो है पूरी वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है, यानी कि उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज किसके लिए हैं? वो क्या किसी किसी गधे के लिए हैं या किसी एनिमल के लिए हैं, या ये कि और कोई एलियंस के लिए? नहीं, वो सभी किसके लिए हैं? वो सभी हमारे लिए हैं,
ठीक है। मेनी ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल टू आवर सर्वाइवल। तो उनमें से आप ज्यादातर ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप अगर अपनी चारों तरफ निगाह दौड़ाएं तो जितनी भी नेचर ने हमें जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, सभी के सभी हमारे लिए जरूरी हैं, ठीक है। अब चाहे वो सन को ले लो, आप चाहे वाटर को ले लो, आप विंड को ले लो, आप अर्थ के अंदर जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनको ले लो, आप जो पेड़ पौधे नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं उनको ले लो, उन पे जो फल आते हैं, उन पे जो फूल आते हैं, वो सारी जितनी भी चीजें हैं नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं, वो सभी क्या है, हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। How are these natural resources used? तो ये natural resources हम कैसे यूज करते हैं? Choose the correct words from the box and write it below the corresponding pictures. तो आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई हैं, तो आप उनको बताइए कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का हम किन किन चीजों में कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको वैसे ऑप्शंस दिए हुए थे, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। एनीवे, तो आप ये बताइए कि जो ये यहाँ पे लॉग हैं, जो लकड़ी के लट्ठे हैं, इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो हम इनका एज अ फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, या ये कि हम इनका एज अ सोलर एनर्जी के तौर पे यूज करते हैं, या ये कि इनका हम जनरेटर के तौर पे यूज करते हैं, या फिर ये कि हम इनको मूविंग शिप्स के तौर पे या विंड एनर्जी के तौर पे हम यूज करते हैं। तो अगर हम देखें तो इनका यूज जो है वो हम एज अ फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ओके। एंड देखिए ये वाला जो सेकंड है, आपका सन दिखाई दे रहा है, तो सन की हीट जो है वो हम कैसे यूज करेंगे? एज अ सोलर एनर्जी, हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। तो सोलर एनर्जी का यूज हम किस में करते हैं? तो सोलर कुकर में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस थे आपकी बुक में, वो सोलर कुकर ही का ऑप्शन था। तो वैसे हम लोग और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। इसको हम ये जो सोलर एनर्जी होता है, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम अपने घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी का हम यूज़ किस में करते हैं? तो विंड एनर्जी का यूज़ अगर देखा जाए तो आप मूविंग शिप्स में करते हैं। भाई शिप्स के मूविंग के लिए हम जो है इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप मूविंग शिप्स लगा लीजिए, ठीक है। एंड ये आपका वाटर है, तो वाटर का यूज किस में किया जाता है? वाटर का यूज ज्यादातर हम लोग जो है जनरेटर्स में, इसके लिए इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है जनरेटर में या पूरी इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जनरेटर था, तो यहाँ पे आपको जो है जनरेटर्स ऑप्शन लिखना होगा, ओके। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। Overexploitation of these natural resources by human beings has many adverse effects on us and our environment. यही बात आपको स्टार्टिंग से भी बोल रही हूँ मैं कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारे ऊपर और इवन कि हमारे पूरे एनवायरमेंट पे बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा घातक, जिसे बोल सकते हैं घातक इफेक्ट डालता है। Let us learn about the harmful effects associated with the over exploitation of the forest, mainly by deforestation, and fossil fuels, mainly by over extraction। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। चलिए, तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो पहले हम लोग फॉरेस्ट जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, तो पहले हम इस नेचुरल रिसोर्सेज की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, और हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं अपनी लाइफ में, हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। और जब हम इन फॉरेस्ट को एक्स्ट्रा यूज करने लगते हैं, या ये है कि हम इन फॉरेस्ट का वहां यूज करने लगते हैं जहां हमें नहीं यूज करना चाहिए, जहां हमें इनके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, वहां जब हम इनका यूज करते हैं, तो तब ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते। इनके खत्म होने पे, इनके एक्स्ट्रा यूज करने पे क्या हमारे लिए परेशानी आ जाती है, क्या इफेक्ट डालती है हमारी लाइफ पे, हमारे एनवायरमेंट पे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है, वो कितने ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, हम कितनी फॉरेस्ट पे, इन पेड़ों पे हम कितने ज्यादा आप कह सकते हैं कि कितना हम डिपेंड हैं इन पे, ठीक है। तो फॉरेस्ट आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिवन बिलो सम ऑफ द वेज इन विच फॉरेस्ट आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट की भाई अहमियत को जानते हैं कि भाई फॉरेस्ट जो है वो कितने ज्यादा हमारे लिए वैल्यू रखते हैं। सो फॉरेस्ट, पहली बात यह है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, है ना। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपको देखिए कि उनके अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इवन के बर्ड्स होती हैं, प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, ये सभी के सभी जो है
इन सभी को फॉरेस्ट जो है एक इनका अपना एक हैबिटेट इनको प्रोवाइड करता है, इनको एक रहने की जगह देता है, इनको खाने के लिए, इनके लिए पूरा इनका पूरा जो इनकी पूरी लाइफ जो होती है वो इन फॉरेस्ट पर ही निर्भर रहती है। ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन विच इज नीडेड फॉर आवर सर्वाइवल। जो ट्रीज होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हमें लेना जरूरी होता है, और अगर हम ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो जो ट्रीज होते हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय एनिमल्स। इसके अलावा ट्रीज जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हमारे एनवायरमेंट में एक्स्ट्रा हो गई तो वो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करेगा और हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ जो हम एक्स्ट्रा जो हम एक्सेल करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं उसको भी जो है, और उसके अलावा हम भी निकालते हैं और भी दूसरे जितनी भी हम जो भी चीजें फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उन सभी को भी ट्रीज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखिए आप कितने ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, कितने ज्यादा वो हमारी लाइफ में हस्तक्षेप करते हैं, कितनी ज्यादा वो हमारे लिए अहमियत रखते हैं। उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट का एक्स्ट्रा यूज करके हम इनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इनकी जगह हम अर्बनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। हम इनको जो है ये चाहते हैं कि ये होने ही नहीं चाहिए, इनकी जगह जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने चाहते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि जब हम ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारे लिए कितनी ज्यादा, हमारी लाइफ के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। दस दे हेल्प टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ दीज गैसेज। तो इसकी वजह से जो है ये जितनी भी गैसेज होती है इनमें ये एक बैलेंस बनाए रखते हैं। We obtain useful products such as timber, gum, paper, medicines from forest. आप देखिए कि हम इन फॉरेस्ट से आप टिम्बर निकालते हैं, गम निकालते हैं, पेपर बनाते हैं, मेडिसिन, इवन कि जो आप पहले जमाने में तो जो ये मेडिसिन जो थी, अभी भी जो मेडिसिन होती है वो आपको टैबलेट के फॉर्म में मिलती है। तो ये टैबलेट जो होती हैं ये सभी के सभी फॉरेस्ट से निकाली हुई जड़ी बूटियों की से ही मिक्स करके बनाई जाती हैं। उन्हीं को ही उन्हीं को ही मतलब ग्राइंड करके और उन्हीं से ही आपको जो एक टैबलेट के फॉर्म में मिलती है। तो ये जो जितनी भी फॉरेस्ट होते हैं ये हमारे लिए मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। इवन के बहुत सारी जड़ी बूटियां जो है वो डायरेक्टली यूज की जाती हैं। आप बहुत सारे गाँव में देखिए कि उनके बहुत सारे इलाज के लिए वो जो है मेडिसिन जो है डायरेक्टली जड़ी बूटियों से यूज कर लेते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज हेल्प टू होल्ड द सॉइल इन प्लेस, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स। इसके अलावा जो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसी जगहों पे जहाँ पे लैंडस्लाइड्स के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं, या सॉइल इरोजन के। जैसे कि ऐसी जगह जहाँ पे नदियां होती हैं, जो नदियां होती हैं ना, रिवर्स होती हैं, तो उनके साइड में जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, तो उनके कटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो नदी होती है, जो पानी होता है, वाटर, वो भी एनर्जी के साथ, वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ फ्लो करता है। तो जब वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ फ्लो करता है तो उसके साइड में जो मिट्टियां होती है, जो सॉइल होती है, उसको कटने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसे टाइम पे अगर आप उसके साइड में जो नदियां होती हैं या सी होते हैं या ओशंस होते हैं, ओशंस के तो नहीं, सी वगैरह तो हमारे आसपास ही रहते हैं, तो उनके अगर साइड में अगर आप जो है पेड़ों को लगा दें तो वो जो पेड़ की रूट्स होती है ना, वो सॉइल को, जो सॉइल होती है वो जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, उनको पकड़ करके रखती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बहुत ही वाटर अगर बहुत एनर्जी के साथ भी फ्लो कर रहा होता है तो तब भी जो है वो वहां से मिट्टी वहां से कटती नहीं है। ठीक है, मिट्टी अपनी जगह जो है वो जमी रहती है। ठीक है, और जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, जहाँ पे लैंड्स का जो लैंड्स हैं वो स्लाइड कर जाती हैं, जो जैसे हिली एरियाज में होते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखिए वहाँ पे भी पेड़ों को लगाया जाता है। तो पेड़ों को इस वजह से लगाया जाता है कि जो उनकी रूट्स होती हैं वो मिट्टी को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती हैं, ताकि इससे जो जब कभी ऐसे जलजला वगैरह होता है ना, जैसे अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे टाइम पे अगर जमीन हिलती भी है तो लैंडस्लाइड्स के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट। डेड प्लांट्स एंड ट्रीज डिकम्पोजेस टू फॉर्म ह्यूमस व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसके अलावा जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होती हैं, वो क्या करते हैं, ह्यूमस को डिकम्पोज करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। वो डिकम्पोज हो करके है ना, उनको बैक्टीरियाज वगैरह उनको डिकम्पोज करके वो ह्यूमस बनाते हैं। और ह्यूमस क्या होता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छे से हेल्प करता है, अच्छे से मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, तो हमने यहाँ पे फॉरेस्ट की वैल्यू के बारे में पढ़ लिया, फिर फॉरेस्ट के बारे में अहमियत को जान लिया कि भाई फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए जो एक नेचुरल रिसोर्सेज नेचर हमें प्रोवाइड करती है, ये हमारे लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या कि जब हम इन फॉरेस्ट को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा।
सिंपल सी बात है, जो चीजें हमारे लिए जितनी वैल्यू रखती हैं उन चीजों का आप अगर उनको खत्म करने की कोशिश करोगे, उनको आप मिटाने की कोशिश करोगे, तो वो चीज तो आपके लिए एकदम नुकसानदेह होगी। तो डेफोरेस्टेशन जब हम लोग करते हैं, डेफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, लार्ज स्केल पे जो है हम जाकर के पेड़ों को काट डालें। फॉरेस्ट है आपके 2 एकड़ पे है, 3 एकड़ पे है, आप जाकर के क्या करें, वहां पे सोचें कि वो वहां पे जो फॉरेस्ट है वो तो जमीन खाली है, वहां पे तो पेड़ ही लगे हुए हैं, पेड़ों का क्या काम, आप जो है उन पेड़ों को काट करके वहाँ पे अपनी फैक्ट्री खड़ी कर लें, या ये कि वहाँ पे अपने जा करके मकान बना लें, है ना, या कुछ भी और कर लें। तो उस टाइम जब हम वो हरकतें करते हैं तो उस वक्त हमारे लिए क्या होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफोरेस्टेशन रिफर्स टू द कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू द नेचुरल ह्यूमन रिलेटेड कॉजेज। तो डेफोरेस्टेशन क्या होता है कि भाई कंटिन्यूअसली आप जो है फॉरेस्ट को डिग्रेड करना स्टार्ट कर दें, उनको काटना शुरू कर दें। और वो काटना कैसे मतलब क्यों काटेंगे, तो वो इसके लिए आप ह्यूमन के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। मतलब ह्यूमन जो है फॉरेस्ट को बहुत सारी चीज़ों के लिए काटते हैं। क्या क्या काटते हैं, किस चीज़ के लिए काटते हैं। सो द मेन कॉजेज ऑफ डेफोरेस्टेशन आर एज फॉलोज। तो किन किन चीज़ों के लिए पेड़ों को काटा जाता है। कमर्शियल लॉगिंग टू प्रोवाइड वुड फॉर फर्नीचर, हाउसेज, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। तो जो डेफोरेस्टेशन की जाती है, तो वो अभी यहाँ पे इनके बारे में बता रहे हैं कि भाई डेफोरेस्टेशन जो है वो किन किन चीज़ों के लिए की जाती है। तो जब हम डेफोरेस्टेशन किसके लिए करते हैं, तो हमें जो है फर्नीचर के लिए वुड चाहिए होती है, हाउसेज के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, और दूसरे जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हमें वुड चाहिए होती है। इसके लिए हम डेफोरेस्टेशन करते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फॉरेस्ट टू मेक वे ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज। हम बहुत ही तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है। अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि बहुत तेजी से सिटीज हैं, जो गाँव हैं, जो विलेजेस हैं, उनको सिटीज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब सिटीज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि उनके जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट थे, जो वहाँ पे हरियाली थी, जो वहाँ पे पूरे जो एक एफोरेस्टेशन का जो पूरा सिस्टम था उसको वहाँ पे ख़त्म करके उसकी जगह जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी टाउन्स डेवलप किए जा रहे हैं, उनको सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़ बनाया जा रहा है। तो इसके लिए डिफोरेस्टेशन किया जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट। इसके अलावा एग्रीकल्चर करने के लिए हम जो है फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत सारी जगहों पर खेती करने के लिए भी हम फॉरेस्ट को काट डालते हैं। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। इसके अलावा जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि भाई कैटल जो है, जो चौपाए होते हैं, वो एक ही जगह पे ग्रेज करना स्टार्ट कर दें कि भाई वो कहीं पे चर रहे हैं। मान लीजिए जो कैटल को चराया जाता है, जो उनको ग्रेज करवाया जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। कैटल को ग्रेज करवाया जाए, वो फॉरेस्ट को खाते हैं, मतलब ये कि वो जंगलों को खाते हैं, तो वो ग्रेज करेंगे। लेकिन अगर किसी एक जगह पे, किसी एक प्लेस पे, किसी एक पैच ऑफ लैंड पे अगर आप बराबर मतलब वहीं पे करवा रहे हैं, तो क्या होता है कि वहाँ की जो उसकी फर्टिलिटी होती है और जो वहाँ पे उसके उस जमीन की, जो उस पूरी लैंड की जो उगाने की क्षमता होती है, वो खत्म होने लगती है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि वो बिल्कुल चटियल मैदान हो जाता है। तो एक कैटल को अगर ग्रेज करवाना है तो वो ओवर ग्रेज नहीं करवाना है, ठीक है। वहाँ पे चरवाना है तो एक ही जगह पे नहीं, उनको अलग अलग जगहों पे लेकर के जाइए। जहाँ पे उन्होंने चर लिया है तो वहाँ पे उनको छोड़ दीजिए, मतलब कुछ दिनों के लिए उस जमीन को छोड़ दें, उस लैंड को छोड़ दें, उसके बाद दूसरी जगह करवाएं। फिर जब वो उन पे जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे थोड़ी सी और घासें उग जाएंगी तो फिर आप वापस वहाँ पे करवाएं। तो किसी भी एक जगह पे ओवर ग्रेज कराने से भी डिफोरेस्टेशन होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर माइनिंग फॉर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स, कि भाई आपको जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स के लिए निकालने के अब हमें पता चला है कि भाई उस फॉरेस्ट में वहाँ पे फलाने जगह पे हमें लगता है कि वहाँ पे उसके नीचे कोल मिलेगा, या फिर ये कि वहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा, या वो कोई भी नेचुरल जो मिनरल्स होते हैं वहाँ पे हमें मिलने वाले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता ही चलता है, यानी कि हमें कोई पक्के रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, पक्की न्यूज़ नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं पक्की न्यूज़ नहीं है। लेकिन उसके क्या करते हैं, हम पूरी ज़मीन खोद डालते हैं। और जब पूरी ज़मीन खोदेंगे तो ज़मीन के ऊपर जो फॉरेस्ट है सबसे पहले उनको डिस्ट्रक्ट करना होगा, उनको ख़त्म करना होगा, उनको डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमें बस जहाँ पे इसके लिए भाई हमें इम्पोर्टेंट मिनरल्स को तो निकालना ज़रूरी है ही, है ना। तो निकालने के लिए जब ज़रूरी है तो पहले क्या करें कि उस जगह पे अच्छे से अपनी न्यूज़ पहले पक्की कर लें, या ये कि उस जगह पे चेक वेक करके अच्छे से वहाँ पे इस बात का पता लगा लें कि हाँ भाई वहीं पे है ही।
तो वहां पे अगर होगी तो वहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी जगह कि भाई आपको बस थोड़ा सा पता ही चला है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है और आपने पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसके लिए क्या होगा, तो वहाँ पे डिफोरेस्टेशन तो हो गई। फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फायरवुड एंड फॉर मेकिंग पेपर, इसके अलावा जो फायरवुड के लिए भी आप फॉरेस्ट को काट रहे हैं और पेपर्स को बनाने के लिए भी आप काट रहे हैं, तो इससे भी डिफोरेस्टेशन होता है। तो हमने डिफोरेस्टेशन के यहाँ पे बहुत सारे कॉज पढ़ लिए। अब चलते हैं आगे कि भाई डिफोरेस्टेशन करने से होता क्या है। जब हम डिफोरेस्टेशन करते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हम पे और हमारे पूरे एनवायरमेंट पे, इवन क्या आपके लिए पूरे वर्ल्ड पे क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात जो हमने डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ी, तो आप देखिए कि जो हमारे जिस तरीके से वो वैल्यू रखते थे, आप जब उसको खत्म करेंगे तो वही वो जो है हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएंगे। तो पहली बात जितनी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी, जब हमने डिफोरेस्टेशन के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसका ही उल्टा होगा। क्या होगा कि भाई जब हम पेड़ों को काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, है ना। तो ये एक सोचने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। कैसे कि भाई जो पेड़ों को अगर आप काट रहे हो तो पेड़ों को काटने से क्या होगा कि आपको अच्छे से ऑक्सीजन मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अच्छे से जो फॉरेस्ट होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि जब आप फॉरेस्ट को काटेंगे तो चूंकि भाई फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के घर होते हैं, तो जब आप उनके घरों को जाड़ेंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे कहाँ, जब वो रहेंगे नहीं तो वो मर जाएंगे। जब वो मरेंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंट पे असर पड़ेगा उनका। तीसरी बात यह है कि जो फॉरेस्ट होते हैं अगर आप उनको काटेंगे तो वो जो फॉरेस्ट है वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। जब आप लार्ज नंबर पे डिफोरेस्टेशन करेंगे तो वो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपका फ्लड आएगा, कुछ भी आएगा, ऐसे सुनामी आ गई या फिर ये कुछ भी आ गया, ऐसे थोड़ी सी भी वाटर जो है वो एनर्जी के साथ फ्लो करने लगी है, तो वो सॉइल इरोजन होने स्टार्ट हो जाएगी, लैंडस्लाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी। और लैंडस्लाइड होगी, सॉइल इरोजन होगी, तो किसका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। इसके अलावा जो प्लांट जो है वो जब आप लार्ज नंबर पे प्लांट को काटेंगे तो वो प्लांट्स जो होते हैं वो रेन को भी करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप डिफोरेस्टेशन करेंगे तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो ड्राई हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे और इफेक्ट हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं को ही पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको बातें बताई हैं। इतने पॉइंट्स आपको क्या है, मैंने आपको इस वजह से बताती है ताकि आप खुद भी अपने दिमाग से सोच करके, अगर आपसे ये क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि इन पे ना क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, कि भाई आपसे पूछा जाए डिफोरेस्टेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है या फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए कैसे वैल्यू रखते हैं, तो इन सब चीजों पे क्वेश्चंस आते ही हैं और 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इस वजह से आपको कुछ पॉइंट्स मैंने आपके जहन में बिठा दिए कि आप खुद भी सोच करके अपनी इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बुक देख लेते हैं। डिफोरेस्टेशन में हैव मेनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो भाई हमें ह्यूमन बींग्स तो वैसे भी बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। साथ साथ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और जितनी भी चीजें हैं उन सभी पे तो इफेक्ट करते ही करते हैं। The roots of trees hold the soil together, ये बात मैंने अभी भी बोली। Therefore कि जो roots of trees होती हैं, जो trees के roots होती हैं, वो soil को hold करके रखती हैं। The loss of his will cause soil erosion। जब ये loss हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप deforestation करोगे तो क्या होगा, soil erosion बनेगा। Gradual erosion can cause the soil to lose its fertility leading to desertification। और जब जाहिर है जब बहुत ज्यादा soil erosion होती है तो उस वक्त क्या होता है, उसकी fertility जो है वो खत्म होने लग जाती है और उससे क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है। मतलब जो जमीन होती है उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं रहती है कि वो अपने अंदर से प्लांट्स को उगा सके, यानी कि उसके जो जितने भी ह्यूमस होता है, जो इरोजन सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जो फर्टिलिटी, जो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है ना, जो सॉइल होती है, जो उसका सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसके अंदर ह्यूमस का और जो मिनरल्स होते हैं और जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। जब सॉइल इरोजन होती है तो ऊपर वाली मिट्टी जब उड़ जाती है, उड़ने का मतलब ये है कि वो खत्म हो जाती है ना। तो जब वो खत्म हो जाएगी तो जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी खो देगा, और जब मिट्टी फर्टिलिटी अपनी खो देगी तो फिर क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, मिट्टी चटियल मैदान हो जाएगी। सिंस फॉरेस्ट प्रोवाइड होम फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर लॉस विल रिजल्ट इन डिजर्टिफिकेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सेकंड बात उन्होंने यही बोली कि जब आप डिजर्टिफिकेशन करोगे तो चूंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उन पे डिपेंड रहते हैं, तो जब आप उन पे डिपेंड रहते हैं, आप उनके घरों को उजाड़ दोगे, आप उनके जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका पूरी डिपेंडिंग ही है उनके फॉरेस्ट पे, तो जब आप उनके घरों को उजाड़ दोगे तो वो खत्म हो जाएंगे, और उनके खत्म हो जाएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो खुद फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं।
बहुत सारी बर्ड्स, एनिमल्स सभी, तो जब आप उनको खत्म कर दोगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। द फेलिंग ऑफ ट्रीज विल रिजल्ट इन इम्बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये बात तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही बात अभी भी आप देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कॉज बताया जाता है ना, वो फेलिंग ऑफ ट्रीज ही बताया जाता है, क्योंकि आप ट्रीज को जितना डिफोरेस्टेशन करोगे उतना ज्यादा आपकी गैसेस में इम्बैलेंस हो जाएगा। और वो कैसे होगा, तो भाई चूंकि जो ऑक्सीजन है वो हम लेते हैं, और ऑक्सीजन लेने के लिए आप पेड़ों की जरूरत होगी, पेड़ क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और पेड़ तो होंगे ही नहीं, फॉरेस्ट तो होंगे ही नहीं, तो हम कैसे ऑक्सीजन लेंगे। और जब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, एक तो हम खुद रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जो जितने भी हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं, हम कोल यूज करते हैं, नेचुरल गैस यूज करते हैं, तो इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो सभी के सभी कहाँ जाती है, एनवायरमेंट में जाती है। तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं आपके फॉरेस्ट, और आप फॉरेस्ट को काट रहे हो। जब फॉरेस्ट को काट रहे हो तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो हमें सांस लेने में दिक्कतें होंगी। यही वजह है कि जिन एरियाज में जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो ऑक्सीजन कैन यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन लेकर के अपने साथ चलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, घरों में रहते हैं, तो वो एक ट्री आता है जिसमें जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिलीज करता है, तो वो या तो अपने घरों में लगा लेते हैं ट्रीज को, या फिर कि जब वो बाहर निकलते हैं तो चूंकि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है, पोल्यूटेड गैस ज्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन कैन अपने साथ लेकर के चलते हैं। सिंस प्लांट टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय एनिमल्स, thus maintaining the balance, and increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere will cause global warming। और जाहिर है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में होगी तो वो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का कॉज हो जाएगा। Plants also may play a major role in maintaining the moisture content of the atmosphere। जो plants होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉइस्चर को कंटेन करने में, मॉइस्चर को बैलेंस करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। और वो कैसे करते हैं, तो देखिए जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स की जो ट्रीज होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब, प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती हैं, तो जब हीट एनर्जी उस पर पड़ती है तो वो वेपोराइज होकर के वो ऊपर जाती है, और ऊपर जाकर कंडेंस होती हैं, कंडेंस होकर के बादल बनाते हैं, बादल बना करके क्या कहते हैं, फिर वो जब हैवी ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वो रेन के फॉर्म में हमारे पास आते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे ट्रीज होंगे, मतलब ये है कि हमारे पास पूरा फॉरेस्ट होगा, तो हमारा क्या होगा, अच्छे से जो है ये वाटर साइकिल चलती रहेगी। लेकिन जब हम इन फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे, जब हम डिफोरेस्टेशन कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि भाई अच्छे से जो है वो जो ट्रीज हैं, जो कुछ ही बचे हुए हैं, तो उनकी जो लीफ होंगी वो बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेंगे। जब वाटर को बहुत ही कम एब्जॉर्ब करके रखेंगे तो जब हीट एनर्जी उन पे पड़ेगी तो वो हीट से बहुत ही कम ऊपर जाएंगे, यानी कि वो बहुत ही कम एवोपरेट होंगे। तो जब बहुत ही कम एवोपरेट होंगी तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई हो जाएगा, ना ही ऊपर जाकर वो कंडेंस होंगे, ना बादल बनेंगे, ना रेन होगी। तो आप देख रहे हैं कि मतलब जो डिफोरेस्टेशन करने से हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो ड्रायर हो जा रहा है, ठीक है, और हेंस दैट लीडिंग टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। इसकी वजह से जो है बहुत ही कम बारिश हो रही है। आप देखिए कि हमारे इंडिया में भी देखिए बहुत सारी जगहों पे जो सुखाड़ आ जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इसी की वजह से होता है कि वहाँ पे बारिश नहीं होती, और बारिश ना होने की वजह क्या है कि भाई आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है। द रूट्स ऑफ ट्रीज आल्सो एब्जॉर्ब रेन वाटर एंड हेंस से चेक द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग हेवी रेन, ठीक है। तो जो रूट्स ऑफ ट्रीज होती हैं वो भी क्या कहती हैं, रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करके जो है वो क्या कहते हैं, जब बहुत ज्यादा हेवी रेन होती है तो उस टाइम जो है वो उनके जो वाटर का फ्लो होता है उसको थोड़ा सा रोक के रखती है, ठीक है। यानी कि आप एक तरीके से कहते हैं कि वो जो पेड़ होते हैं, वो जो रूट्स होती हैं, वो क्या करती है, वो बीच में आड़े आ जाती है, उनके बीच में ना कांटा बन के खड़ी हो जाती है। तो वो जब आप बहुत ही ज्यादा डिफोरेस्टेशन करोगे तो वो कांटा रहेगा ही नहीं, और जब वो कांटा नहीं रहेगा तो जब हेवी रेनफॉल होगी या फ्लड आएगा तो उस टाइम क्या होगा, आपका सॉइल इरोजन होगा, फ्लड्स होंगे, और इसके अलावा लैंडस्लाइड्स भी होंगे, ठीक है। तो ये देखिए डिफोरेस्टेशन करने से आपके ऊपर और आपके साथ साथ आपके एनवायरमेंट पे और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं सब पे कितना ज्यादा खतरनाक इफेक्ट पड़ रहा है। इसी वजह से कहा जाता है कि भाई डेफोरेस्टेशन ना किया जाए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई अगर डेफोरेस्टेशन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, यानी कैसे कंजर्व कर सकते हैं। उससे पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही हमारी लाइफ के लिए और हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट चला था एक तरीके का, जिसे हम चिपकू मूवमेंट बोलते हैं, एक
एक मिशन चला था जिसमें कि जो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे, वो जो एक गांधीयन थे, ठीक है, उन्होंने 1917 में एक तरीके के पेड़ों को बचाने के लिए गढ़वाल हिमालयाज में पेड़ों की कटाई को बचाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। और उस मूवमेंट में क्या हुआ था, आप जानते ही इस मूवमेंट के बारे में, कि इस मूवमेंट में जो वहाँ के विलेजर्स थे उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको पेड़ों को काटना है तो पहले आपको हमें काटना होगा। और जो इसमें मेजर रोल प्ले कर रहे थे वो मतलब जिनके अंतर्गत ये पूरा चल रहा था, ये पूरा मूवमेंट चल रहा था, तो उनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा था, जो एक गांधीयन थे, एक गांधीयन एक्टिविस्ट थे और साथ साथ फिलोसोफर भी थे। उन्होंने जो है इस मूवमेंट को बहुत ही सक्सेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो विलेजर्स थे उन्होंने ट्रीज को हक करके इस बात को साबित कर दिया कि भाई हमारे लिए जो ट्रीज है वो कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, हम इन ट्रीज को अगर काटते हैं तो वो हमारे लिए कितने ज्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। तो और इस तरीके से उन्होंने ये जो मूवमेंट हुआ था ये 1917 में हुआ था, ठीक है। ये अपील उसके बाद जो उस टाइम क्योंकि गांधी जी भी थे, जिंदा थे, ये अपील टू मिस्टर गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हिच रिजल्ट इन अ 15-year बैन इन द फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द हिमालयन फॉरेस्ट। तो भाई जो इन्होंने इसके अलावा गांधी जी से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने अपील की कि भाई यहाँ पे पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की बहुत ज्यादा, आप चाहे पूरा वर्ल्ड पेड़ों के वैल्यू को ना समझता हो लेकिन हम पेड़ों की वैल्यू को समझते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ही वहाँ पे उन्होंने गांधी जी से, उसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने अपील की और उसके बाद जो है वहाँ पे उस जगह पे हिमालयन फॉरेस्ट को 15 ईयर के लिए वहाँ पे बैन कर दिया गया कि भाई वहाँ पे कोई भी पेड़ को नहीं काटेगा, ठीक है। और ये जो है बहुत ही बड़ा मूवमेंट था और इस मूवमेंट को आज भी करना चाहिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आज जिस तरीके से डिफरेस्टेशन हो रहा है, जिस तरीके से हमारी लाइफ में वो जो नुकसान हो रहा है उसका, तो उसको लोगों को समझना चाहिए और उनको पेड़ों को काटते हैं। अगर उनको काटने की जरूरत तो है ही, क्योंकि हमें फर्नीचर्स की, हमें लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी, पेड़ों से ही मिलेंगी, हम कहीं और से तो लकड़ियों का हम अल्टरनेटिव सोर्स तो ला नहीं सकते। सोर्स हैं बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लकड़ियों की जरूरत कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में आती है। तो आप जितने पेड़ काट रहे हैं उससे डबल जा करके आप लगाएं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा ही ये सॉल्यूशन यही है। अब चलिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्विंग ऑफ फॉरेस्ट हम कर लेते हैं कि भाई फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर लेते हैं। पहले तो हमने उनके फॉरेस्ट के वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि डेफोरेस्टेशन के क्या क्या कोज है, मतलब हमें डेफोरेस्टेशन क्यों करने पड़ रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या नुकसान पैदा कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम इन फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। Here are some practices that could help in conserving our forest। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे आइडियाज दिए गए हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस दिए गए हैं तो जिसके जरिए से आप जो है फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन अ लार्ज स्केल ऑन अवेलेबल लैंड। भाई अगर आपके पास लैंड है, आपके पास अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारी लैंड है जहाँ पे कि ऐसी पड़ी हुई रहती है, खेतों की जमीन होती है, तो वहाँ पे अगर आपके अंदर सुविधा है, सुविधा तो वैसे हर इंसान के पास ही होती है, एक प्लांट को लगाने की सुविधा तो किसके पास नहीं होगी, सभी के पास होगी, तो आप लार्ज स्केल पे प्लांट लगा दें। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ सैपलिंग इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन, तो हम इसको एफोरेस्टेशन कहते हैं। फिर वही बात आ गई, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन एंड डेफोरेस्टेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये पूछा भी जाता है। तो लार्ज स्केल पे अगर आप किसी ऐसी जमीन पे जहाँ की पहले से पेड़ नहीं है ना, पहले से वहां पे कोई फॉरेस्ट नहीं था और वो खाली जमीन पड़ी हुई थी, आपने जाकर के वहां पे लार्ज स्केल पे अगर प्लांट कर दिया तो हम उसको बोलते हैं एफोरेस्टेशन, ओके। अगर ऐसी जमीन है जहाँ पे कि एक बार पेड़ थे, ठीक है, आपने वहां पे पेड़ लगाने के बाद क्या किया, आप पेड़ थे वहां पे आपने उसको काट दिया, यानी डेफोरेस्ट कर दिया। डेफोरेस्ट करने के बाद जब आप दोबारा से वहां पे पेड़ लगाओगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफोरेस्टेशन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफोरेस्टेशन। आई होप तो समझ में आ रहा होगा क्या बोला मैंने। भाई अगर ऐसी जमीन है, मान लीजिए एक जमीन है खाली थी, वहां पे पहले कोई भी पेड़ लगे हुए नहीं थे वहां पे, ठीक है, आपने वहां पे लार्ज स्केल पे पेड़ लगा दिए तो वहां पे उसको बोलते हैं एफोरेस्टेशन। अब एक ऐसी जमीन है जहाँ पे कि पहले से पेड़ थे, वहां पे फॉरेस्ट था, वहां पे आपने काट दिया था उसको, यानी आपने वहां पे डेफोरेस्टेशन कर दिया था। काटने के बाद आपने दोबारा से लार्ज स्केल पे आपने अगर वहां पे पेड़ लगा दिए तो हम उसको बोलते हैं रिफोरेस्टेशन, यानी कि दोबारा से आपने रिफोरेस्ट कर दिया। अगर आप पूरे एक ऐसी जमीन है जहाँ पे फॉरेस्ट था, वहां पे आपने पूरा कट कर दिया, पूरे लार्ज स्केल पे पेड़ काट दिए तो हम उसको बोलते हैं डेफोरेस्टेशन। तो आपको ये इसके बीच में डिफरेंस पता हो गया होगा। चल, तो इस सबसे पहली जो आइडिया है वो यही है कि भाई लार्ज स्केल पे आप एफोरेस्टेशन करें या रिफोरेस्टेशन करें। डिफोरेस्टेशन अगर करने के बाद अगर डिफोरेस्टेशन करना जरूरी है तो रिफोरेस्टेशन कर दें, है ना, और अगर ऐसी कोई जमीन खाली है तो वहां पे एफोरेस्टेशन कर दें।
मोर फॉरेस्ट रिजर्व एंड बोटेनिकल गार्डन शुड बी एस्टेब्लिश। इसके अलावा जो फॉरेस्ट रिजर्वर्स होते हैं, जहाँ पे भाई बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत अच्छे फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे पहले भी फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे आप फॉरेस्ट को काटना बैंड कर दें, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे रिजर्वर्स बना दें कि भाई इतनी जगह पे आप फॉरेस्ट को नहीं काटते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स को आप स्टैब्लिश करें, तो इसके जरिए से भी हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। अलाउइंग एनिमल्स टू ग्रेज ऑन द सेम पेज ऑफ द लैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड ओवर ग्रेजिंग। वही बात मैंने आपको बताई थी कि भाई एक ही जगह पे, एक ही लैंड, एक ही पैच ऑफ लैंड पे जो है आप बहुत ज्यादा आप ग्रेज करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा आप जो है एक ही जगह जानवरों को चरवा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वो जो उस जमीन की जो फर्टिलिटी पावर होती है तो वो खत्म होने लगती है। उसको हम ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। मिनिमाइजिंग ओवर ग्रेज विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग फार्मलैंड्स फ्रॉम टर्निंग बैरन। तो भाई जो अगर आप ओवर ग्रेजिंग को थोड़ा कम करते हैं, आप उनको ग्रेज तो करवाना जरूरी है, लेकिन आप उनको कम कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो जमीन होगी वो हमारी डिजर्ट बनने से बेहतर ये है कि वो हमारी जमीन जो है बच जाएगी, उसके अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो दोबारा से अपने किसी पेड़ को उगा सके, ठीक है। तो यानी कि हम अगर ओवर ग्रेजिंग को मिनिमाइज कर दें तो हम भी फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स। जो फॉरेस्ट फायर हो जाती है, जंगलों में जो आग लग जाती है, जो उनके मेजर्स होते हैं, जो उनकी वजह होती है, उनको आप थोड़ा कंट्रोल कर दें, उनको कम कर दें। उनके मेजर्स क्या होते हैं, ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा कम किया जाए। या फिर जो गांव वगैरह में जब हवाएं चलती हैं बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम भी ऐसा होता है कि अगर कोई एक माचिस की तीली है ना, मैच स्टिक जो होती है, या ये है कि कोई छोटी सी भी आग अगर कहीं पे लग जाती है तो पूरे गांव के गांव जल जाते हैं। तो गांव जो जलते हैं तो घर तो जलते ही हैं, साथ साथ पेड़ भी जलते हैं, उनके साथ पूरे फॉरेस्ट जो है वो पूरी खेती, पूरी सब चीज जल जाती है। तो ऐसी चीजों से, इन चीजों से बचने के लिए आपको जो है ऐसे ऐसे मेजर अपनाने चाहिए कि जो कि जिससे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके, साथ साथ हम अपनी लाइफ को भी कंजर्व कर सके। अवेयरनेस प्रोग्राम कुड बी कंडक्टेड बाय स्कूल चिल्ड्रन एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द नीड टू यूज अवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज जुडिशली। इसके अलावा जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, उसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे बच्चे जो अपने स्कूल में प्रोग्राम करते हैं, तो उनमें पेड़ों की अहमियत बताते हुए, पेड़ों के वैल्यू को बताते हुए ऐसे प्रोग्राम किए जाएं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, लोग एक्स्ट्रा डेफोरेस्टेशन ना करें। प्रिंट एंड टेलीविजन एडवर्टीजमेंट आर ऑल्सो इफेक्टिव मीडियम। इसके अलावा जो टेलीविजन है हमारे पास, इंटरनेट है, मोबाइल्स हैं, जितने भी जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इसके जरिए से भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के जो प्रोग्राम होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, इनके जरिए से भी हम लोगों के अंदर कंजर्व यानी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों के जहन में ये बात बिठा सकते हैं कि भाई ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है, आप इनको ना काटें, बिला वजह जो है, बिला वजह ना काटें। सिस पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। भाई जो पेपर होते हैं वो वुड पल्प से हमें ऑब्टेन होते हैं। द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर विल आल्सो हैव कंजर्व ट्रीज टू सम एक्सटेंट। इसके अलावा जो हम अगर पेपर की रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो इससे भी हम जो है वुड पल्प के हमें कहाँ से मिलेगा, वुड ही से मिलेगा। वुड के लिए हमें डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो अगर हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं तो हम भी फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड से, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस थे, कुछ ऐसे आइडियाज थे जिसके जरिए से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा डिफोरेस्टेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल किन्हें बोलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं, ऐसे ईंधन होते हैं जो कि हमें फॉसिल से मिलते हैं। फोसिल्स अब क्या हो गया, फोसिल्स में आपका हो गया भाई डेड एंड डिकेड प्लांट्स हो गए, जो कि बहुत जमाने पहले, या फिर ये कि जानवर हो गए, है ना, कोई भी जानवर हो गए, बड़े बड़े पहले जमाने में जानवर होते थे। तो वो जो उनके जानवर होते थे वो जब मरते थे, मरने के बाद जब उनके जो उनके ढांचे होते हैं या उनकी जो पूरी, आप उनको फोसिल्स बोल सकते हैं, तो जब वो जमीन में रहते थे उनके ऊपर मिट्टियाँ पड़ती थी, उनके ऊपर मतलब सॉइल की लेयर्स पड़ती थी, लेयर पड़ती रही। उसके बाद क्या हो गया कि वो जो है अंदर गल करके, सड़ करके जो है वो एक फ्यूल बन गए। और वो फ्यूल जो है वो हम जब उस फ्यूल्स को निकालते हैं, जब हम अपने जमीन से निकालते हैं उन फ्यूल्स को, तो वो हमें एज अ कोल के फॉर्म में मिलता है, या ये है कि हमें गैस के फॉर्म में मिलता है, या हमें पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलता है। तो यही फॉसिल फ्यूल्स जो है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि वैसे फ्यूल्स जो कि हमें फॉसिल से मिलते हैं, ठीक है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 5, fossil fuels are formed from the buried remains of plants and animals over a period of millions of years. तो भाई ये चूंकि ये ब्यूरिड थे, मतलब धसे हुए थे, है ना, ब्यूरिड किसे कहते हैं, जिस चीज को दफना दिया जाए। तो प्लांट्स जो बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स थे,
डेड प्लांट्स थे एंड डेड एनिमल्स थे, तो जब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक के वो किसी एक जगह पे धंसे रहे या दफनाए रहे ना, या ये कि वो वहाँ पे बिरेड रहे, तो वो क्या है, वो एक टाइम के बाद जो है वो एक फ्यूल के फॉर्म में बन गए। तो हमने उनको, चूंकि वो फॉसिल से बने थे, इस वजह से हमने उनका नाम जो है फॉसिल रख दिया। अब वो कौन कौन से फ्यूल्स हैं, तो वो हो गया आपके कोल बन गए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल। सो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज किन रिसोर्सेज को बोलते हैं, तो वैसे रिसोर्सेज, वैसे एनर्जी के रिसोर्सेज जो कि हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो और बहुत ही कम समय में, यानी कि आप ये सोचेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इवन के 10 साल 15 साल 20 साल, इसके अंदर इसको हम फॉसिल फ्यूल्स की लैंग्वेज में बहुत ही कम पीरियड बोलते हैं। इन कम पीरियड में ही आप उनको दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा से उनको पा नहीं सकते हैं, दोबारा से उनको रिप्लेनिश नहीं कर सकते। तो हम वैसे रिसोर्सेज जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हो और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास हो, तो हम ऐसे रिसोर्सेज का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कह सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं एंड कैन नॉट रिन्यू। आप जो है आप ये सोचे कि भाई हमारे पास अभी खत्म हो गया है, तो हम 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 50 सालों में, 100 सालों में हम इनको रिन्यू कर लेंगे, या हम ये कि दोबारा से उनको एक्सट्रैक्ट कर देंगे उसी जगह से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय में बनते हैं और बहुत ही इनको बनने में भी बहुत ही लंबा समय लगता है, और वो समय जो है वो आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं। ठीक है, एंड कैन नॉट रिन्यू और रिप्लेनिश देमसेल्व्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और शॉर्ट पीरियड जो है आपका वो आप 10 साल 20 साल और 100 साल भी। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि भाई जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज करते हैं, कोल पेट्रोलियम हम इनका यूज करते हैं, लेकिन जब हम इनका एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं तो उस वक्त हमारे लिए क्या नुकसानदेह होती है। तो फॉसिल फ्यूल्स प्ले अ मेजर रोल इन जनरेटिंग एनर्जी फॉर द होल वर्ल्ड। भाई फॉसिल फ्यूल्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कि इन एनर्जी को जनरेट करने में। और हम आप देखिए कि हमारे जो जितने भी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, या आप कह सकते हैं आप जो हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं, है ना, जो हमारे सड़कों पे जो दौड़ रही हैं, तो ये जो सभी के सभी इनके अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो सभी का सभी कौन सा यूज होता है, फॉसिल फ्यूल से यूज हो जाता है। Their varied use have led to their over extraction। और चूंकि अभी देखिए कि बहुत ही हमारी जो वर्ल्ड है वो बहुत ही तेजी से डेवलप हो रही है, और तेजी से डेवलप होने का मतलब ये है कि वर्ल्ड में जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा व्हीकल्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जितनी भी हमारे पास जो भी ट्रैवलिंग के रिसोर्सेज हैं या जितनी भी चीजें हैं, वो उसमें सभी अक्सर में ही हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। और फॉसिल फ्यूल के ज्यादा इनकी मांग होने की वजह से हम इनका ओवर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब हम इनका ओवर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम ओवर एक्सट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास हम ज्यादातर इन पर डिपेंड ही रहते हैं, हमारी बहुत सारी ये हमारे मतलब वो खत्म हो जाएंगे, और जब वो खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये तो हमारे यूज आते ही आते हैं, साथ साथ ये है कि ये अपने साथ बहुत सारे नुकसान भी लेकर के आते हैं। वो क्या होता है कि इन फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो उससे जो एक्स्ट्रा जो गैसेस निकलती हैं, जो इनसे जो ये गैस रिलीज करते हैं, ये हम हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। और जब ये हम हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे तो वो पॉल्यूशन हमारे बॉडी में जाएगा, हमारे क्या हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी की बॉडी में जाएगा। यही है कि हमारा एनवायरमेंट जो है वो पूरा का पूरा पॉल्यूट हो जाए, हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें नुकसान होगा। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एयर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, और हम भी, वो उनकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। तो जब फॉसिल फ्यूल के ओवर एक्सट्रैक्शन से बहुत ही ज्यादा नुकसान होते हैं, और ये ऐसे नुकसान हैं जो कि आपको अपनी डेली लाइफ में भी दिखते हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं, द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर गिवन। एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सिस्टिंग रिसोर्सेज। The over extraction of fossil fuel is slowly depleting the earth of these resources। जब हम ओवर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई सबसे पहली बात यह है कि जो जितने भी हमारे पास ये जो रिसोर्सेज हैं इनकी कमी हमारे अर्थ में होती जा रही है। जब हम इनका ओवर एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, तो लिमिटेड क्वांटिटी में जो भी चीज़ होती है तो जो उन चीज़ों को आप ज़्यादा यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। एंड एनर्जी क्राइसिस इन द इमीडिएट फ्यूचर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी इज दैट प्रिवेंशन ऑफ कंजर्विंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज नॉट ब्रॉट अंडर कंट्रोल। तो यही बात बोल रहे हैं कि अगर आपने इनको अंडर कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने इन फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व नहीं किया, तो बहुत ही जल्द फ्यूचर में आपके पास
एनर्जी क्राइसिस हो सकती है, यानी कि एनर्जी की आपके पास कमी हो सकती है। और जब आपके पास एनर्जी की क्राइसिस हो जाएगी तो आपके जो जितने भी काम हैं वो सारे के सारे आपके बंद हो सकते हैं। तो यही वजह है कि अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाए। सेकंड चीज क्या हो जाती है जब हम फॉसिल फ्यूल को ओवर एक्सट्रैक्ट करते हैं कि एयर को पॉल्यूट करते हैं। व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर बर्न्ड एज फ्यूल दे गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहली बात ये है कि जब हम इनको जलाते हैं, जब हम इनको यूज करते हैं तो जाहिर है हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, हम अपनी कारों में, बसों में, ट्रेन में तो ज्यादातर कोल का यूज किया जाता है। अभी तो ऐसे इंजन होती है, दूसरे इंजन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले इंजन। तो जो पहले जो इंजन होते थे जो कि कोल से चलते थे, तो वो जो इंजन जब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जब ये जलते हैं तो क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर एनवायरमेंट में, अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है तो वो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को कोज करते हैं। दे आल्सो गिव ऑफ पोल्यूटेंट सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ये रिलीज करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर सच एज मिनरल एश और फ्लाई एश। इसके अलावा जब ये जलते हैं तो वो क्या होते हैं, ये कुछ एशेस, जो एश किसे बोलते हैं, राख को, है ना, जो जलने वाली जो राख होती है, फ्लाई एश जो होती है जो जलती, उनको भी ये रिलीज करते हैं। एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन दैट पोल्यूट द एयर। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं अनबर्न यानी जो जले हुए नहीं होते हैं, उनको भी ये एनवायरमेंट में रिलीज करती है। आप खुद देखिए कि जब एक फॉसिल फ्यूल जब जलता है तो उसमें वो कितनी ज्यादा हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा मिनरल एश, फ्लाई एश, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, इतनी सारी चीजों को जब एनवायरमेंट में रिलीज किया जाएगा तो आप बताइए कि एनवायरमेंट के अंदर जो गैस होंगी, जो ऑक्सीजन होगी, जो नाइट्रोजन होगी और जो जितनी भी गैसेस होंगी उनके साथ ये मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने के बाद फिर क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा और साथ साथ एसिड रेन के भी कॉज हो सकते हैं। सम ऑफ दीज केसेस कंबाइंड विद वाटर। एसिड रेन के बारे में बता रहे हैं कि जो एसिड रेन होती है वो कैसे होती है, तो जो इनमें जो बहुत सारी गैसेस होती है वो वाटर के साथ कंबाइन कर जाती है, वाटर वेपर के साथ एयर में, एंड फॉर्म ड्रॉपलेट्स दैट फॉल ऑन द अर्थ एज वीक फॉर्म्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, तो जो गैसेस होती हैं, जो इनमें से कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि सल्फर ऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, तो वाटर जो एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं इनके साथ मिल जाते हैं। और जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वो वेपर होकर के, वेपराइज होकर के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि बादल बन जाते हैं। तो जब वो बादल बन जाते हैं, बादल बनने के बाद जब वो रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं तो उनके साथ साथ वो गैसेस भी आती हैं। वही गैसेस भी आती हैं तो वो कैसी होती हैं, वो वीक फॉर्म होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, उसके अलावा नाइट्रिक एसिड की। जो वो एसिड रेन के साथ जब ये गैसेस आती हैं, जब ये वीक फॉर्म में आती हैं तो हम इन्हीं को बोलते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन की वजह से आप देखिए कि जो हमारा ताजमहल है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ताजमहल अपनी खूबसूरती को खोता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल के बहुत ज्यादा नुकसान है। पहली बात यह है कि आप जो एग्जिस्टिंग जितने रिजर्वर्स हैं आप उनको खत्म करते जा रहे हैं। फिर इससे दूसरी बात यह है कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देखिए जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग हैं, और जितने भी एयर में रहने वाले, मतलब जहाँ सॉइल में रहने वाले, पूरे वर्ल्ड में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कोल कंटेन्स पॉइजनस मेटल्स सच एज आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी व्हिच आर डेंजरस इफ रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। जो कोल होता है उसके अंदर बहुत सारे पॉइजनस मेटल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मर्क्यूरी आप जानते हैं कि मर्क्यूरी का अगर इतना सा भी एक पॉइंट सा भी आपके बॉडी में घुस जाता है तो वो इतना ज्यादा जहरीला होता है कि आपको मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। आपके दिमाग की जो नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो उसको ब्लॉक करने लग जाता है। तो आप सोचिए कि अगर हम कोल को ज्यादा एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो उससे जो निकलने वाले जो मेटल्स हैं वो क्या होंगे, वो हमारे वो वाटर में जाएंगे, वो एयर में जाएंगे। वाटर को हम लोग कंज्यूम करते हैं और दूसरे जानवर कंज्यूम करते हैं, तो उन जो रहते हैं वहाँ पे उसको खा लेते हैं। फिर हम उन जानवरों को, जैसे कि फिश हो गई और जो वाटर में रहने वाले दूसरे जानवर होते हैं, हम उनको खाते हैं। जब हम उनको खाएंगे तो वो उनके साथ साथ वो जो मर्क्यूरी है, वो आर्सेनिक है, वो हमारी बॉडी में जाएगा। जब हमारी बॉडी में जाएगा तो सोचिए हमारी जो मेंटल हमारी एबिलिटी होगी, हमारी जो बॉडी की जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होगा वो कितना खराब हो जाएगा। ठीक है, मर्क्यूरी दैट इज रिलीज इन द एयर सेटल्स इन द वाटर ओवर टाइम। जो मर्क्यूरी होता है वो क्या होता है, जब वो एयर में रिलीज होता है तो एयर में तो हर चीज रहने से रही, कभी कभी वो बाद में क्या होता है, वो जो है
वाटर में आकर के सेटल हो जाता है. इट देन एंटर्स द बॉडी ऑफ फिश एंड शेल फिश एंड कैन बी हार्मफुल टू एनिमल्स एंड पीपल हु आर देयर. ठीक है, तो देखिए आप कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है. इन नुकसान को बचाना किसका काम है भाई? हमारे काम. अब हम फॉसिल फ्यूल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं. तो इसके लिए क्या करना है भाई? फॉसिल फ्यूल्स का तो यूज करना ही होगा. तो हम इसको कंजर्व करने का सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप तो इनको मिनिमाइज कर दें और इनकी जगह अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, अल्टरनेटिव जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनका हम यूज करें. ठीक है, वी कैन नॉट कंप्लीटली स्टॉप द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बट वी कैन कट डाउन आवर डिपेंडेंस ऑन देम. भाई हम कंप्लीटली ऐसा तो है नहीं कि हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंड रहें, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हम डिपेंड हैं और हम कंप्लीटली हम उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते कि भाई कंप्लीटली हमने कह दिया कि ये बिल्कुल खत्म, आज से बिल्कुल हम फॉसिल फ्यूल यूज ही नहीं करेंगे, हम कोल यूज ही नहीं करेंगे, पेट्रोलियम यूज ही नहीं करेंगे, हम डीजल यूज ही नहीं करेंगे, हम कोई नेचुरल गैस यूज ही नहीं करेंगे. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. ऐसा अगर आप करेंगे तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा, पूरी दुनिया ही बंद हो जाएगी, पूरी दुनिया ही ठप हो जाएगी. लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम जो है इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी उसको हम कम कर सकते हैं. कैसे कम कर सकते हैं? तो भाई हम इसकी जगह पे, हम इनकी जगह पे हम अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं. अब वो कौन कौन से हैं? तो हम उन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो वो उनमें से आ जाती हैं आपकी विंड एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर सकते हैं, हम सोलर एनर्जी, हम टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी. हम इन सभी एनर्जीज को यूज करके हम फॉसिल फ्यूल्स को के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं. तो एक बात इन्होंने बताई थी, यहाँ पे मैंने बोला था कि फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करने के लिए हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं. तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के पहले आप डेफिनेशन जान लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज किसे बोलते हैं. भाई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा कि वैसे एनर्जी रिसोर्सेज जो कि हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में हो और हम एक शॉर्ट पीरियड में हम उनको दोबारा से रिन्यू नहीं कर सके. अब इसका उल्टा आप देख लीजिए कि वैसे एनर्जी रिसोर्सेज जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में हो और ये है कि हम शॉर्ट पीरियड में भी हम उनको दोबारा से रिन्यू कर सकें. फॉर एग्जांपल वाटर देख लीजिए आप. वाटर हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है, लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो भी चीज जितनी ज्यादा अमाउंट में होती है ना, वो चीज इंसान उसकी तरफ से उतना ही बेफिक्र हो जाता है. जब जिस चीज की तरफ से इंसान बेफिक्र हो जाता है वो चीज फिर हमारे लिए जो है ना बाद में नुकसानदेह भी हो जाती है. क्योंकि जब हम इनका एक्स्ट्रा यूज करते हैं किसी भी चीज का अगर हम लोग एक्स्ट्रा यूज करते हैं, इम्बैलेंस वे में यूज करते हैं, तो वो चीज हमारे लिए बाद में वही चीज हमारे लिए कम हो जाएगी, वही चीज हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है. इसी वजह से कहा जाता है ना एक इंसान को भी कि हमेशा भाई तुम बिल्कुल बैलेंस वे में रहो, ना ज्यादा करो ना कम करो, है यही बात. तो हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ चल रहे थे, पढ़ रहे थे कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में हो. विंड की बात कर लो वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, वाटर की बात कर लो वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, सोलर की बात कर लो सोलर एनर्जी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, टाइडल एनर्जी जो होती है जो बहुत ज्यादा जो तूफान आते हैं उसकी भी एनर्जी बहुत ज्यादा है हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी भी हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, बायोमास एनर्जी जो होती है जो हम अलग अलग जो जानवर होते हैं उनके जो एक्स्ट्रा जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूनिनेट करते हैं, इसके अलावा जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, वो ये सारी एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट. तो वैसे एनर्जी रिसोर्सेज जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में हो और हम कम टाइम में भी उनको रिप्लेनिश कर सके, रिन्यू कर सके, तो हम लोग उनको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. These energy resources such as solar energy, wind energy, nuclear energy, biomass energy will not only help conserve fossil fuels. तो भाई ये जो जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये तो पहली बात ये है कि ये हमारी फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करने में तो हेल्प करेंगे, साथ साथ ये है कि हमारे जो है हमें पॉल्यूशन से भी बचा सकते हैं और इसके अलावा हमारे एनवायरमेंट को भी सेफगार्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. ठीक, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज है उनको हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये कैसे कैसे हमारे काम आते हैं. तो सबसे पहले अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी ऑफ द विंड हैज बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम टू मूव शिप्स, पंप वाटर एंड ग्राइंड कॉर्न. तो भाई विंड एनर्जी का यूज जो है एंशिएंट टाइम से ही हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं. तो शिप्स को मूव करने में, वाटर को पंप करने में, इसके अलावा जो कॉर्न वगैरह उनको ग्राइंड करने में भी हम यूज करते हैं. दिस इज यूज इन विंड टर्बाइंस विच ड्राइव जनरेटर्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा जो आज के टाइम पे जो है हम विंड टर्बाइंस का यूज जो है जनरेटर्स को उसको चलाने में और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हम इसका यूज करते हैं.
हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वाटर की एनर्जी, इसका यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में ज्यादातर किया जाता है। तो एनर्जी ड्राइव फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज वाटर बॉडी सच एज रिवर्स इज यूज्ड बाय डैम्स टू ड्राइव जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, दिस इज रिलीज बाय स्प्लिटिंग और मर्जिंग टुगेदर न्यूक्लाई ऑफ एटम। In nuclear power plants, this energy is utilized to produce heat energy, which is used to make steam for driving generators. तो भाई जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है वो जनरेटर्स को ड्राइव करने में, यानी कि इनसे स्टीम बनती है और उसको हम जनरेटर्स को ड्राइव करने में, उसको चलाने में हम इसका यूज कर लेते हैं। सोलर एनर्जी की बात करें तो इज यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स एंड सोलर सेल्स। तो भाई सोलर एनर्जी का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, हमारे यहाँ भी किया जाता है, आपके यहाँ भी किया जाता होगा कि सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को जो है अपने घरों में लगाते हैं, बल्ब हमारे चलते हैं, हमारे इवन के हमारे जो पूरे घर का, बहुत सारे घरों में आप गांव में जाकर के देखो तो वहाँ पे सोलर, बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं, है ना, और उन सोलर पैनल्स को वो अपने घरों में यूज करते हैं और बहुत अच्छा यूज होता है। आपको आप देख सकते हैं, मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा है कि जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही अच्छी अमाउंट में बहुत अच्छी देती है। आप अपने घर का फ्रिज, कूलर, यानी कि इवन टीवी, आप जितनी भी चीजें हैं अपने घर में, वॉशिंग मशीन और ये पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी, आप आराम से आप उसको यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी विच सोलर सेल्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो हम इनका यूज करते हैं। अब बायोमास एनर्जी देख लेते हैं। तो बायोमास एनर्जी जो होता है, बायोमास रिफर्स टू ऑर्गेनिक मैटर सच एज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो भाई जो बायोमास का मतलब ये होता है कि भाई जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, फॉर एग्जाम्पल जो है हमारे पास एनिमल का वेस्ट हो गया, प्लांट का वेस्ट हो गया, प्लांट्स जो डेड इंडिकेट प्लांट्स होते हैं, तो जो एनिमल का वेस्ट होता है, स्पेशली जो काउ होती है, काउ और जो भैंस होती है, भैंस, गाय और जो जितने भी स्पेशली हाँ यस काउ डंग्स और भैंस के भी, तो इनके जो वेस्ट होता है तो इनको जो है उनके उपले बनाए जाते हैं ना, और उनको बाद में, जैसे आप ये देख रहे हैं, इनको काउ डंग केक्स कहा जाता है। इनका यूज जो है हम बाद में एज अ फ्यूल यूज करते हैं, हम इनको जलाने के तौर पे यूज करते हैं। तो डंग केक्स आर फॉर्म ऑफ बायोमास दैट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बहुत सारे रूरल पार्ट्स जो है, जो गाँव वगैरह में, इनको जो है ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे लंबे लंबे भी बनाए जाते हैं, ऐसे करके केक वगैरह, है ना, ऐसे करके यहाँ पे एक डंडी लगाई, एक ऐसे स्टिक से लगा दी जाती है, तो वहां पे भी इनका यूज किया जाता है ना, यानी फॉसिल फ्यूल के जलाने के तौर पर। बायोमास, इसके अलावा जो वेस्ट होते हैं, जानवरों के जो वेस्ट होते हैं, इनका यूज जो है ना बायोगैस भी यूज किया जाता है। इनको बहुत बड़े ऐसे पावर एनर्जी बायोमास पावर प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे ये जाते हैं, फिर उनको सड़ा दिया जाता है बहुत दिनों तक के, इनको गला दिया जाता है वहाँ पे, फिर इनसे एक तरह की गैस प्रोड्यूस होती है, फिर उनको जो है पाइपलाइन के जरिए से पूरे सब जगह पे घरों में इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसका यूज जो है हम अपनी कुकिंग फ्यूल में भी करते हैं। ठीक है, बायोमास इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस व्हिच इज देन सप्लाइड विया पाइपलाइंस टू हाउस फॉर यूज एज कुकिंग फ्यूल। ओके, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। आई होप सो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। बीच में एक तो एक्सरसाइज थी, वो मैंने छोड़ दी, वो आप खुद भी कर लीजिएगा, इजी थी वो। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में कि हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एंड हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में 8th क्लास में जरूर शेयर कीजिए, और साथ साथ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।